गाजा में आईडीएफ हमले में एक और स्कूल तबाह। पहली खबर आपके सामने, मिसाइल हमले में जमींदोज। यूएन के स्कूल को लेकर यह तस्वीर आई है सामने। स्कूल में हमास लड़ाके होने की आशंका में हमले। तो आईडीएफ हमले में किस तरीके से मिसाइल हमले में यूएन का ये स्कूल जमींदोज हुआ, उसकी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका थी। यही वजह है कि सीधे स्कूल को टारगेट किया गया। और इजरायली हमलों से दहले दक्षिण लेबनान को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 14 हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। शहर साबिन शहरों में हाहाकार की ये तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के कई सैन्य बेस को तबाह कर दिया गया। और उत्तरी इजराइल में भी हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर आई है, जहां मिसाइल अटैक से दहले कई इलाके। हमलों से कई जगहों पर भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। और इजरायली हमलों से दहले मध्य गाजा से भी खबर है, जहां नामा कॉलेज पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हो चुकी है और कॉलेज बिल्डिंग में हमास के होने की आशंका की वजह से इसे टारगेट किया गया। आपको बता दें, इसी हमले में कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो नामा कॉलेज पर आईडीएफ की इस भीषण बमबारी के बाद यह तस्वीर आई है सामने, जहां हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। और ये वो कॉलेज बिल्डिंग है जिसे टारगेट किया गया, क्योंकि यहां से हमास के छिपे होने की आशंका। कॉलेज में हमास के होने की आशंका की वजह से ही इसे टारगेट किया गया। और उसके बाद देखिए जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था। इलाके में मची दहशत की भी तस्वीर आई है सामने। हालांकि आसपास के इलाके को खाली कराया गया, लेकिन ये नामा कॉलेज है, नामा कॉलेज जहां पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी को अंजाम दिया है। अब ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से नामा कॉलेज की बिल्डिंग को तबाह किया गया, क्योंकि यहां से हमास के ऑपरेट होने की आशंका थी। और यही वजह है कि इजराइल अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से मध्य गाजा में हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी ये तस्वीर सामने आई है। वहीं एक और हमले की वो तस्वीर जहां मिसाइल अटैक हुआ, और ये उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले हैं। आपको बता दें, इसी मिसाइल अटैक से पूरा इलाका दहल उठा और उसके बाद आग का ये गोला, आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और जीडी बख्शी सर इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही आपको बता दूं बहल सर भी आज हमें ज्वाइन करे हैं। कमोडोर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल सर और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बख्शी सर, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हर बार की तरह जब तस्वीरें सामने आती है तो सवाल यही किया जाता है कि आखिर किस तरीके से इस वक्त गाजा में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और यहां पर अब एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से यूएन का स्कूल हो या कॉलेजेस, वो तमाम जगह जहां पर हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका की वजह से इन्हें अब उड़ा दिया गया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इज़राइल के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिससे वो फेशियल रिकग्निशन कर सकते हैं, और तमाम जो हमास के लड़ाके हैं उनकी फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर उनके पास है। अभी तक जो था, जब तक लड़ाई चल रही थी, तो वो इनको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये सब जाके चूहों की तरह अपने टनल्स में घुस गए थे। अब जब उनको लग रहा है कि इज़राइल का कैंपेन ख़त्म हो रहा है, तो वो जो है वो अब निकल के आ रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर में पकड़े जा रहे हैं, सैटेलाइट सर्वेलेंस, ड्रोन सर्वेलेंस से। और इसके चलते वो जो है अब बाहर निकल रहे हैं और इज़राइल उनको टारगेट कर रहा है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि गाज़ा के अंदर और वहाँ पे कई जगह ये इन्होंने टारगेट किया है। इज़राइल की एयरफोर्स ने, इज़राइल के ग्राउंड फोर्सेस ने रेड किया है और कईयों को नुकसान मारने की कोशिश की है।
जो कि ये ऑपरेटिव्स हमास के चूहों जैसे बिल से निकल के बाहर आ रहे हैं। जी जी, लेकिन अभी एक और खबर है सर, क्योंकि अब उत्तरी इजराइल में भी रॉकेट हमलों से दहशत को लेकर खबर आई है, जहां हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं और हमलों से इजराइल के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि यहां बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा है। अब वेस्ट बैंक में जारी भीषण लड़ाई की भी तस्वीर आपके सामने, जहां रेजिस्टेंस फोर्सेस पर आईडीएफ के हमले के बाद ये तस्वीर आई है सामने। देखिए, जेनिन में पीआईजे लड़ाने ने मशीन गन फायरिंग की है। पीआईजे के लड़ाकों ने जिस तरीके से आईडीएफ पर ये फायरिंग की है, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके के हालात अब वेस्ट बैंक में बने हुए हैं। भीषण लड़ाई की ये तस्वीर आई है सामने और ये रेजिस्टेंस फोर्सेस पर आईडीएफ के हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इजराइल में रॉकेट हमलों से दहशत मची है और इस बीच आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से रॉकेट वर्षा की है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से बैक टू बैक अटैक्स को अंजाम दिया गया, उसी के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। यूक्रेनी ड्रोन बोट पर की गई फायरिंग की तस्वीर, रूसी हमले में तबाह यूक्रेन के कई ड्रोन बोट। सुमित, इस वॉर फ्रंट पर एक सवाल आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें एक बार फिर से जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से बैक टू बैक अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये वो तस्वीर है जहां हमने देखा कि ब्लैक सी में रूसी हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। देखिए, लगातार रूसी हेलीकॉप्टर इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। खास तौर पर अगर आप देखें, ना सिर्फ कुर्स्क में बल्कि कई ऐसे इलाकों के अंदर जहां जहां पे ऑफेंसिव ऑपरेशंस की बात की जा रही है, अटैक हेलीकॉप्टर्स का या फिर आप कह सकते हैं कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म का रूस इस्तेमाल करा। रूस को ये पूरी आशंका है कि इस तरीके के अटैक, बड़े अटैक्स उस पर किए जाएंगे, इसीलिए ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल पिछले कई दिनों में अगर आप देखें, रूस के अटैक्स में या फिर ऑफेंसिव ऑपरेशन में ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, लेकिन अब एक और तस्वीर, क्योंकि अब धमाके में कैसे यूक्रेन का टैंक तबाह हुआ, वो तस्वीर आपके सामने होगी, जहां माइंस की चपेट में यूक्रेनी टैंक आया। आपको बता दें, इसी धमाके में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और रूसी ठिकानों पर हमले के लिए जा रहा था ये टैंक। चलिए, अब जल्द आपको दिखाते हैं किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से अब खबरें आई हैं सामने, जहां आपने देखा आईडीएफ हमले में एक और स्कूल को तबाह कर दिया गया और इजरायली हमलों से दहले दक्षिण लेबनान की भी तस्वीर आपने देखी। मिसाइल अटैक से दहले कई इलाकों की तस्वीरें आपने देखी, जहां नामा कॉलेज पर भी आईडीएफ की भीषण बमबारी हो चुकी है। हालांकि इजरायल के कई इलाकों में लगातार जिस तरीके से रॉकेट अटैक हुए हैं, उसको लेकर भी तस्वीरें आई हैं सामने। वहीं एक और रूसी फ्रंट पर अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक में जारी अब हमलों की तस्वीर सामने आई है और आपको यह भी जानना चाहिए कि किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन बोट पर फायरिंग हुई है और साथ ही माइंस के जरिए जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद तमाम ये खबरें दोनों वॉर फ्रंट से सामने आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आगे फुल एंड फाइनल में इन अलग अलग वॉर फ्रंट में किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से अब बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और हिजबुल्लाह के 100 वार के बाद क्यों कहा जा रहा है इजरायल के पलटवार को लेकर खबर बड़ी है, इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इजरायल का हिजबुल्लाह पर पलटवार, दर्जनों लॉन्चर्स और वेपन डिपो कैसे तबाह हुए, तस्वीर थोड़ी देर में आपके सामने। खबर इजरायल के हमले की, जहां इजरायल का हिजबुल्लाह पर पलटवार हुआ है और दर्जनों लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया जो कि रेडी टू अटैक मोड में थे। तीसरी खबर, आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट बज रहा है, 9 प्रांत पर मिसाइल हमले की आशंका और लगातार 4 दिन से कीव पर हमले हो रहे हैं। चौथी बड़ी खबर होगी कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, जहां विस्फोटक खुलासा हो रहा है। डिटेल थोड़ी ही देर में आपके सामने, लेकिन पहले यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट की खबर, जहां जानिए कैसे करीब आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर आ रही है। कीव समेत 9 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट है। बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी हमले की आशंका, रूस कर सकता है ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला। लोगों से अब शेल्टर्स में रहने की अपील की जा रही है। तो अब ये तस्वीर, जहां देखिए कैसे रूस ड्रोन क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है और इलाके में ये सायरन बज रहे हैं और लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील की जा रही है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन देखिए किस तरीके से कीव समेत 9 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर सामने आई है।
आधे यूक्रेन में इसी तरीके से अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो कीव में जिस तरीके से सायरन बज रहे हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अब यहां पर रूस जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे सकता है उसको लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। और साथ ही जानिए कि बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी हमले की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि कीव समेत 9 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर आ रही है। अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्बर से हमले की भी आशंका है। रेडी टू अटैक मोड में रूस के दर्जनों बॉम्बर्स एलेनिया और एजेल एयर बेस पर बॉम्बर्स की तैनाती को लेकर खबर आई है। यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका को लेकर क्या खबर आ रही है और जिस तरीके से आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। और फिलहाल जानिए कि किस तरीके से अभी यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि रेडी टू अटैक मोड में रूस के दर्जनों बॉम्बर्स बताए जा रहे हैं। किस तरीके से रूस अब हमलों को अंजाम दे सकता है, इसके बारे में एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्बर से हमले की आशंका और रेडी टू अटैक मोड में रूस के ये दर्जनों बॉम्बर्स। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अब यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका है, फिलहाल सबसे पहले आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है। और बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी हमले की इस आशंका को कैसे समझा जाए बेल सर, क्योंकि अब यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है। बेल सर देखिए, बॉम्बर्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक होते हैं। उनका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक रोल के लिए किया जाता है, या तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया जाता है या स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। बॉम्बर्स में बड़ी रेंज होती है, दूर से टेक ऑफ करते हैं और बॉर्डर से पहले ही वो रिलीज कर सकते हैं वेपन सिस्टम्स वाली रेंज के, जो अंदर कहीं पे भी तबाही मचा सकते हैं। तो ये कहना कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यूक्रेन को एंटर करेंगे वो शायद सही नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे जिनकी लंबी रेंजेस होगी और वो किसी भी जगह पे यूक्रेन पे अटैक कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अटैक किया जा सकता है, तो वो बिल्कुल सही होगा। और यहीं पे कहीं हम मूव कर रहे हैं। कुर्स्क, जब तक कि यूक्रेन की फौजें कुर्स्क के अंदर है, रशिया वहां से फौज हटाना नहीं चाहता, जो डोनेस्क और लुहांस्क रीजन है, और उस पर प्रेशर रखना चाहता है। और पोक्रोवस्क जो एक है लॉजिस्टिक रोड और रेलवे हब है, जहां से वो पूरा लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है यूक्रेन की, जो सब जगह पे उनको वेपन सिस्टम्स और सप्लाईज भेजती हैं, उसको ऑक्यूपाई करना, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा मूव जो रशिया करना चाहता है, वहां से फौजें नहीं हटाना चाहता। तो वो क्या कर रहा है, अपना एयर इस्तेमाल कर रहा है। एयर इस्तेमाल करने से वो फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटैक यूक्रेन में भी कर रहा है, और कुछ ग्राउंड की फोर्सेस से उसने यूक्रेन को कुर्स्क में ब्लॉक कर दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटैक करने की जो कोशिश की जाएगी उसके तहत अलर्ट जहां पर जारी किया गया। एक और इन्फॉर्मेशन सर यहां पर रख रही हूं, क्योंकि आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट को लेकर जो खबर आई है उसमें लोकेशन जान लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है सीधे कीव को टारगेट करना, इंपॉर्टेंट है चर्निहाइव, सुमी, साथ ही पोल्टोवा, निप्रो, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ये वो इलाके हैं जहां पर आधे यूक्रेन में हम इसी बिना पर कह रहे हैं कि किस तरीके से एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर किस तरीके से अब रूस हमलों को अंजाम दे रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम मैंने आपके सामने बोला कीव का। बेलारूस में घुसे रूस के फाइटर ड्रोन को लेकर खबर आई, जहां बेलारूस ने अब विस्फोट से पहले ड्रोन को नष्ट किया। बेलारूस के गोमेल में रूसी ड्रोन तबाह हुआ है और पोलैंड के बाद बेलारूस में रूसी ड्रोन घुसा। ये देखिए तस्वीर। तो बेलारूस के गोमेल में जिस तरीके से ये रूसी ड्रोन घुसा है, पोलैंड के बाद बेलारूस में ये रूसी ड्रोन घुसा है। हालांकि जानिए कि क्या बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है बेलारूस, क्योंकि बेलारूस की सेना का ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। जानिए कैसे लिथुआनिया बॉर्डर पर सैन्य डिप्लॉयमेंट हुई है और लिथुआनिया बॉर्डर के पास बीएमपी टैंक और मोर्टार की तैनाती की खबर को समझना जरूरी है। हालांकि बेलारूस की मीडिया की तरफ से किए जा रहे बड़े दावे के बारे में भी और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। उससे पहले आज के इस हालात में डिप्लॉयमेंट की ये तस्वीरें क्या संकेत दे रही हैं? लिथुआनिया बॉर्डर की तरफ हो रही सैन्य डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? बेलारूस की सेना का ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और क्या
बड़ी जंग की तैयारी में है बेलारूस? यही इस वक्त का बड़ा सवाल, क्योंकि बेलारूस की मीडिया की तरफ से किए जा रहे दावे के मुताबिक बीएमपी टैंक और मोर्टार की तैनाती की जा रही है। अब दावा क्या किया जा रहा है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, उसके बाद बख्शी सर सवाल आपसे। बेलारूस की इसी सेना की बड़ी मूवमेंट को लेकर जो इनपुट आ रहा है उसमें दावे साफ तौर पर यह किए जा रहे हैं कि लिथुआनिया बॉर्डर पर अब टैक्टिकल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रही है। हालांकि बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूरी पर जो एक लोकेशन है वो है गुडेगे में 19वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की तैनाती को लेकर। साथ ही इनपुट यह भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से यहां पर 14 बीएमपी 10 T-72B टैंक की तैनाती की जा रही है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि 6 120mm मोर्टार, 2 मेडिकल व्हीकल्स की डिप्लॉयमेंट, और लिथुआनिया ने भी अब बेलारूस बॉर्डर पर बंकर तक बना लिए हैं। सैन्य तैनाती को जिस तरीके से बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है, मतलब समझा दीजिए सर, क्योंकि बख्शी सर यहां मैप पर उस लोकेशन के बारे में भी डिटेल हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये बॉर्डर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लोकेशन है सर। हाँ, देखिए वहाँ पे जो है एक रूसी कॉरिडोर पड़ती है जिसको वो थ्रेटन करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ से वो जो है रूस के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर लड़ाई जो है वो बहुत ही गंभीर मोड़ ले सकती है। लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है, नेटो को लग रहा है कि ग्राउंड पे उनकी हार, यूक्रेन की हार होने वाली है, क्योंकि जो मिलिट्री टेक्निकल पावर है रशिया की, इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन है रशिया की, उसकी मैन पावर सिचुएशन जो है वो बहुत मतलब फ़र्क है, एसिमेट्री है यूक्रेन को लेकर, और धीरे धीरे वो ग्राइंड डाउन कर रहा है खासकर ईस्टर्न यूक्रेन में। यूक्रेन ने, जैसे आप जानती हैं, काफ़ी सारे ड्रोन अटैक्स किए थे उनकी एनर्जी इंस्टॉलेशंस पे। अब रूस उनका धमाकेदार पलटवार दे रहा है। तो वेस्ट ने जो है यूक्रेन को पुश किया था कि वो कर्स्क में अटैक करे, बेलगोरोड में अटैक करने की कोशिश की जाए, और अब कुछ जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो लिथुआनिया के ज़रिए वो जो है या तो बेलारूस पे हमला करेगा या वो जो रशियन कॉरिडोर है उसके ऊपर उसको थ्रेटन करने की कोशिश करेगा। इस अगर कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो ये बहुत खतरनाक कदम है। इससे एस्केलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, और जो रूस है उसने ऑलरेडी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है यहाँ पे बेलोरसिया में लगा दिए। राइट सर। और अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर एस्केलेशन हो गई तो फिर तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आप निश्चित समझिए। एक और भी धमकी दी जा रही है कि अगर रूस ज्यादा हावी हो जाता है यूक्रेन पे, खासकर ईस्टर्न यूक्रेन में, और डेनिपर की तरफ एडवांस करने की कोशिश करता है, कीव की तरफ एडवांस करने की कोशिश करता है, तब जो है नेटो की कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, पोलैंड वगैरह वो अटकलें लगा रहे हैं कि हम अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे। अंडरस्टूड सर, बिल्कुल अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन अगर यूक्रेन इस लिहाज से अगर एग्रेवेट करने की सिचुएशन एग्रेवेट करने की सोचता भी है तो भी बेलारूस में की जा रही डिप्लॉयमेंट भी एक बड़े स्तर पर उसका जवाब देने के लिए तैयारी है। लेकिन आगे न्यूक्लियर विनाश, हालांकि हिजबुल्लाह के 100 वार और इजराइल के पलटवार को लेकर जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं, जानिए किस तरीके से अब हिजबुल्लाह पर विध्वंसक पलटवार को लेकर खबर आई, जहां इजराइल का साउथ लेबनान पर बमबारी को लेकर दावा, और नॉर्थ लेबनान के कफरा और सुदिकीन पर यह बमबारी हुई है। आईडीएफ हमले में तबाह हिजबुल्लाह के लॉन्चर, रेडी टू अटैक मोड में दर्जनों लॉन्चर्स थे। तो हिजबुल्लाह पर विध्वंसक पलटवार की यह तस्वीर देखिए, जहां इजराइल का साउथ लेबनान पर बमबारी को लेकर दावा। हालांकि नॉर्थ लेबनान में भी अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह का लॉन्चर तबाह, अटैक मोड पर दर्जनों लॉन्चर्स।
और अब इजरायली बमबारी से थर्राए लेबनान को लेकर भी खबर है, जहां हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया और हमले में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह था, रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। हालांकि टारगेट पर आईडीएफ के बेस और वेपन डिपो बताए जा रहे हैं। तो इजरायली बमबारी से थर्राए लेबनान को लेकर यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अब इन्हीं हमलों में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह किया गया है। हालांकि खबर यह भी है कि इजरायल पर भी बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह था, जहां उसके टारगेट पर आईडीएफ के बेस और वेपन डिपो। अलग अलग ठिकानों पर 10 से ज्यादा ठिकानों पर हुए वार के बाद यह तस्वीर सामने आई, जहां इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन हमलों में अब हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को सीधा टारगेट किया गया है। हालांकि इजरायल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह भी था। रिपोर्ट्स में दावे ये भी किए जा रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह हमलों का इजरायल ने विध्वंसक जवाब दिया है। इंपॉर्टेंट ये कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले को लेकर खबर आई है। इजरायली एयरफोर्स की हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर बमबारी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। साथ ही साउथ लेबनान के कफरा और सिद्दीकीन पर भी मिसाइल अटैक हुआ है और इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह की दर्जनों मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। सुमित, सवाल आपसे करूंगी इसको लेकर। आप कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के इसी गढ़ में भी मौजूद थे, जहां अब ये समझाइए कि आखिर किस बिना पर हिजबुल्लाह के सभी लॉन्चर्स के रेडी टू अटैक मोड में होने के दावे के तहत भी खबर ये सामने आ रही है, जहां इजरायल पर कत्यूशा रॉकेट और ड्रोन हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह बताया जा रहा था। देखिए सुरभि, अभी हो क्या रहा है, लगातार पिछले अगस्त महीने में ही हिजबुल्लाह ने करीबन 1400 से ज्यादा इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे, जो अब तक के पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा एक महीने के अंदर इतने बड़े अटैक। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल ने भले ही 5 से 6 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा साउथ लेबनान का बर्बाद कर दिया, वो गोस्ट टाउन में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी लेबनान में खासतौर पे साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह बड़े अटैक को अंजाम दे रहा है। 1400 की फिगर बहुत बड़ी फिगर होती है, खासतौर पे एक महीने की अगर आप बात करें तो। इजराइल अब पूरी कोशिश कर रहा है कि डीप पेनिट्रेट कर ना सिर्फ साउथ लेबनान में बल्कि अगर बेरूट तक भी जाना पड़े उन इलाकों तक, इजराइल के साउथ लेबनान के इलाकों में या फिर लेबनान के इलाकों को टारगेट करे। 10 लगातार हमने दिखाया कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया। इजराइल डेली बेसिस पर ऐसे ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हिजबुल्लाह की ताकत को आप कह सकते हैं कि लिमिट नहीं कर पा रहा। लगातार उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। एक बड़ा जखीरा इस समय हिजबुल्लाह के पास है और अभी भी कोशिश ये की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि और बड़े हमले कर सकता है हिजबुल्लाह। तो निश्चित तौर पर यह इजराइल के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। इजराइल एक बड़े एंगेजमेंट में फंस गया है, खासतौर पर जब आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हमने इजराइल के वार की बात की, अब हिजबुल्लाह के इजराइल पर नॉन स्टॉप हमलों को लेकर भी खबर है, जहां जानिए कैसे 24 घंटे में 100 से ज्यादा रॉकेट से हमलों को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के बेस है। हिजबुल्लाह हमलों की वजह से ही भीषण तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि खबर यह सामने आई है कि हिजबुल्लाह अब सीधे आईडीएफ के बेस को टारगेट कर रहा है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा रॉकेट से हमलों को अंजाम दिया गया है। अब ये देखिए तस्वीर उस जगह की सामने आई है जहां पर जगह जगह आग की। इन तस्वीरों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अलग अलग इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से अभी टारगेटेड अटैक को अंजाम दे रहा है उसमें दावा यह किया जा रहा है कि वो सीधे आईडीएफ के बेस को हिट कर रहा है। अब 24 घंटे हिजबुल्लाह का 100 रॉकेट से हमला। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह के इजराइल पर जिस तरीके से नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया उसमें हिजबुल्लाह का आईडीएफ बेस पर शेलिंग को लेकर भी खबर है। हिजबुल्लाह ने शेलिंग का यहां दावा किया है और आईडीएफ के जेरेट कैंप पर आर्टिलरी शेलिंग हुई है। आर्टिलरी शेलिंग से कैंप में मची तबाही की भी तस्वीरें आई हैं सामने। तो आईडीएफ बेस को टारगेट किया गया। आईडीएफ बेस पर हुई शेलिंग के बाद भीषण आग की ये तस्वीर देखिए, जहां हिजबुल्लाह ने शेलिंग का दावा किया है और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर नॉन स्टॉप अटैक को अंजाम दे रहा है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, अलग अलग जगहों पर हुए हमले के बाद आग की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह इजराइल के आईडीएफ बेस को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है। और इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अब सीधे कई हमलों को, 100 से ज्यादा हमले
24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में अंजाम दे चुका है। क्विक रिएक्शन बख्शी सर, ये समझना चाहूंगी क्योंकि पहले ये लग रहा था कि हिजबुल्लाह का मुकाबला एक सीमित दायरे में रहते हुए कर रहा है। क्या इजराइल जिस तरीके से गाजा में अलग अलग एरियाज को टारगेट करते हुए तबाह कर रहा था, वैसा ही दायरा वो सीधे लेबनान में भी अब टारगेट करते हुए बढ़ा चुका है? देखिए, अभी तक इजराइल की कोशिश रही है कि वो मात्र एयर पावर से हिजबुल्लाह को दबा दे, क्योंकि हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत भारी खतरा है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल का जखीरा है और आप देख रहे हैं 100 की तादाद में उसने अब फायर करना शुरू कर दिया है। इजराइल की कोशिश रही है प्रीएम्प्ट करना, खबर पाना कि कहाँ पे ये अपने रॉकेट्स और मिसाइल दागने के लिए भेज रहे हैं और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना, जैसे कि आपने अभी दर्शाया है, दिखाया है इजराइल की एयरफोर्स ने किस तरह जहाँ जहाँ रॉकेट असेंबल किए जा रहे थे, मिसाइल असेंबल किए जा रहे थे, उन पे प्रीएम्प्टिव हमले किए हैं, यानी इसके पहले कि वो वार कर सकें उनको ध्वस्त करने की कोशिश की है। लेकिन आप जो कात्यूशा जैसे रॉकेट हैं वो कहीं से भी निकाले जा सकते हैं। इजराइल का जो है कोशिश रही है कि 5 किलोमीटर की बेल्ट में जो खड़ी इमारतें हैं सबको डाउन कर दे, ताकि वहां से वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रॉकेट ना फायर कर सकें और वहां पे अपने कात्यूशा और दूसरे रॉकेट छुपा के फायर ना कर सकें। उन्होंने सारी बिल्डिंग जमींदोज कर दी है, ठीक है, लेकिन रबल में भी ये छुपाए जा सकते हैं और वो देखिए इनका फायर रोकना तकरीबन असंभव है जब तक कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव ना किया जाए जो कम से कम 40-50 किलोमीटर अंदर जाए। ये 1982 में भी इजराइल ने कोशिश की थी, लेकिन उसको सक्सेस तो मिला था, लेकिन भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जानी माली नुकसान, इक्विपमेंट का नुकसान। तो वो इतनी आसानी से ये नहीं करेगा। इजराइल की कोशिश रहेगी कि वो जहां तक हो सके एयर पावर से इनको दबा ले, लेकिन अगर नहीं दब पाते तो याद रहे कि 70,000 इजरायली सिटीजन्स नॉर्दर्न इजराइल से इवैक्यूएट किए गए हैं, उनकी फैक्ट्रीज बंद हैं। अगर उनको इजराइल ने वापस पहुंचाना है सुरक्षित तरीके से तो उसको ग्राउंड हमले के सिवा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिखाई दे रहा। जो बात आप कह रहे हैं उसी की वजह से समझा जा सकता है कि किस तरीके से अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से 100 से ज्यादा हमलों को पिछले 24 घंटे में अंजाम दिया गया है। और हिजबुल्लाह क्या कर रहा है? हिजबुल्लाह सीधे अब इजराइल पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। जहां खबर जानिए किस तरीके से रॉकेट और ड्रोन से नॉर्थ इजरायली शहरों पर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल के करीब 6 से ज्यादा शहर है और हिजबुल्लाह ने 100 कात्यूशा रॉकेट से इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया है। आपको बता दें हिजबुल्लाह के हमलों से नॉर्थ इजराइल में लोगों में भी भारी दहशत है। ऑपरेशन क्लीन को लेकर 1 हफ्ते से नॉन स्टॉप आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर खबर जानिए, जहां जेनिन में भी आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ हुई है और 1 हफ्ते में 33 से ज्यादा लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। और मनीष, 1 हफ्ते में 33 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा, यानी साफ हो गया कि सीधे अभी जिस तरीके से अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है उसमें इजराइल के अंदर तक घुसकर वार कर रहा है अब हिजबुल्लाह। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं महज 12 मिनट पहले इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से रामोत नप्ताली इलाके में रॉकेट दागे गए। फिर 17 मिनट पहले नॉर्थ इजराइल के लगभग 1 दर्जन से अधिक इलाके पर रॉकेट दागे गए हैं और 22 मिनट पहले एक बार फिर रामोत नप्ताली पर निशाना बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से तो ये इंटेंसिटी है। लेकिन चूंकि आपने जेनिन का जिक्र किया, देखिए जेनिन मुझे एक नया कन्फ्रंटेशनल एरिया दिखाई दे रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि 6 महीने साल भर बाद आपको ये गाजा वाली स्थिति होते हुए दिखाई दे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि जेनिन में भी जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह को तैयार किया गया या गाजा में हमास को तैयार किया गया, वैसे ही जेनिन में भी ईरान इसी तरह का एक प्रॉक्सी संगठन तैयार कर रहा है और उसको लड़ाके दिए जा रहे हैं, फंडिंग की जा रही है और फिर जॉर्डन से वहां पर अत्याधुनिक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। कम से कम इसी मकसद से आईडीएफ वहां पर कार्रवाई कर रही है। और अगर ये सब बात सही है तो फिर इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जेनिन में भी वही कुछ होता हुआ दिखाई देगा जो हमने गाजा में होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इन सब के बीच में नॉर्थ इजराइल में जो हिजबुल्लाह के अटैक हो रहे हैं उसकी वजह से आईडीएफ को काफ़ी दबाव भी झेलना पड़ता है, क्योंकि हिजबुल्लाह एकमात्र संगठन है
जो इजराइल की सरजमी पर हर दिन रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर रहा है। एक स्मॉल रिस्पॉन्स बहल सर आपसे भी, जो बात अभी बख्शी सर ने भी कही, क्या ये इंपॉर्टेंट हो चुका है इजराइल के लिए भी कि वो सीधे अब हिजबुल्लाह के गढ़ में अंदर घुसकर वार करे जमीनी स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए? दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मनीष ने यहां जिक्र की कि क्या आप जेनिन में भी एक और प्रॉक्सी को तैयार करने की कोशिश? देखिए, मेरे को दो तीन मिनट जरूर दीजिएगा। जी सर। इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर है। सबसे पहले मैं बिल्कुल जनरल साहब से अग्री नहीं करता हूं ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए। मैं प्राइमरीली आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान ने जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया है, जिसमें से हमस और हूती और जो इस्लामिक मिलिशिया, उसके सिवाय हिजबुल्लाह उनका एक प्राइमरी एम है। राइट सर। लाखों की संख्या में कत्यूशा रॉकेट्स उनको दिए गए हैं, ड्रोन्स भी दिए गए हैं। और जब वो इनकी रेंज होती है बहुत छोटी होती है, कभी 10-20 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर मैक्सिमम। तो अगर उसको देखें तो सिर्फ नॉर्थ इजराइल तक ही इसका इफेक्ट है। तो जब भी वो सैकड़ों के हिसाब से कत्यूशा रॉकेट करते हैं, वो इनएक्यूरेट भी होते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो कहीं पे भी गिर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको इंटरसेप्ट कर ले, अगर 65-70% भी हम इंटरसेप्ट कर लें तो 25 से 30% वो जरूर गिरेंगे। और वो लोग किनको टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं इनकी इजरायली मिलिट्री फॉर्मेशंस, इक्विपमेंट डिपोज और उन एरियाज को, कमांड एंड कंट्रोल को। जैसे ये फायर करते हैं, सैटेलाइट से उनकी इमेजेस आ जाती हैं इनको, उसके बाद इजराइल रिएक्ट कर रहा है। इजराइल उन लॉन्चर्स जहां से लॉन्च हुए हैं, उनको उनकी वो पोजीशंस मिल गई हैं, उन पे अटैक कर रहा। वही आपने देखा सदर्न लेबनान में, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है। ग्राउंड लड़ाई वो क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि इस समय इजरायली फोर्सेस 11 महीने से एक्टिव हैं, हाई अलर्ट पे हैं। दूसरी चीज है, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनको अभी जो उनकी प्रायोरिटी होगी वो जेनिन होगी, वेस्ट बैंक होगा, ना कि लेबनान। अगर उनको ग्राउंड ऑफेंसिव करना है गाजा की तरह, मैं उनके साथ, आपके मनीष जी के साथ बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। उनका नेक्स्ट फोकस जेनिन में आएगा। और गाजा में बहुत जो हो चुका है, कंट्रोल होने के बाद भी उनको बार बार उन्हीं जगहों पे दोबारा अटैक करना पड़ रहा है, और वो भी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब क्लियर है कि अभी ग्राउंड ऑफेंसिव कोई जल्दी आने वाला नहीं है लेबनान के अंदर। राइट सर, अंडरस्टूड। लेकिन अभी फिलहाल हकीकत यही है कि आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ हो रही है जेनिन में, और जेनिन में जिस तरीके से एक और प्रॉक्सी को तैयार करने की बात मनीष ने बताई है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी और आगे भी करेंगे आपको अपडेट। लेकिन उससे अब न्यूक्लियर विनाश, विस्फोटक दावा आखिर है क्या? फिलहाल जानिए खेरसों में रूस के विनाशक हमले को लेकर खबर क्या है, क्योंकि यूक्रेनी पोजीशंस को तबाह किया जा रहा है। आपको बता दें, गाज आर्टिलरी रेजिमेंट की ये भारी फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है। देखिए तस्वीर, D-30 आर्टिलरी से यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। और सुमी में भी रूस के विनाशक हमले को लेकर खबर है। यूक्रेनी बेस पर स्कैंडर मिसाइल से अटैक हुआ। इस हमले में 80 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा। हमले में 4 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हुए और हमले में कई सैन्य उपकरण भी नष्ट कर दिए गए। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का विनाशक हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ब्रिमस्टोन मिसाइल से अटैक हुआ है और हमले में सैनिकों के ठिकानों को उड़ा दिया गया है। हालांकि रूस के कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर अब गाज आर्टिलरी रेजिमेंट की फायरिंग की ये तस्वीर आई सामने। साथ ही हमले में 4 आर्मर्ड व्हीकल्स को कैसे तबाह किया गया, और अलग अलग जगहों पर हमले की बाद एक और ऐसी तस्वीर साफ कर रही है कि कैसे अब सैन्य उपकरणों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने, जहां D-30 आर्टिलरी से यूक्रेन को भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा, और हमले में सैनिकों के ठिकानों को भी उड़ा दिया गया। अब रूस को लॉन्ग रेंज मिसाइल से दहलाने की तैयारी। रूस के काफी अंदर तक हमलों की तैयारी में है यूक्रेन। AGM-158 जैसे मिसाइल से हमलों का प्लान। तुर्की की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है AGM-158 मिसाइल। हालांकि खबर के बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले जानिए आखिर रूस को दहलाने का यूक्रेन का ये प्लान है क्या, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की उसकी डिमांड अगर पूरी होती है तो क्या सीधे रूस को टारगेट करने के लिए मॉस्को पर होगा वार? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब तुर्की की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या दावे कर रही है। सबसे पहले जानिए किस तरीके से दावा यह किया जा रहा है कि अब यूक्रेन को अमेरिका AGM-158 मिसाइल दे सकता है।
साफ है, रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की ये तैयारी है। रूस के काफी अंदर तक हमलों की तैयारी में यूक्रेन जुटा हुआ है और यही वजह है कि खबर है कि AGM-158 और JSSM मिसाइल से हमलों का ये प्लान है। 370 किलोमीटर तक हमले AGM-158 मिसाइल कर सकती है। पुतिन के जन्मदिन 7 अक्टूबर से हमले हो सकते हैं शुरू, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग सीधे टारगेट किए जा सकते हैं। यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है AGM-158 और JSSM मिसाइल। हालांकि तुर्की की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर सुमित, एक बार फिर से वही सवाल, टारगेट सीधा मॉस्को। क्या लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड पूरी होने के बावजूद ये इजाजत मिल पाएगी? देखिए, कोशिश तो यूक्रेन की पूरी होगी कि वो इस बात को समझा सके, क्योंकि अगले महीने ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को जाना है। खासतौर पर अमेरिका वो समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल उनके लिए एक वरदान साबित होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। हालांकि रूस भी इन तैयारियों को लेकर पूरा वाकिफ है। रूस जानता है कि अगर ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल आई तो निश्चित तौर पर उनका टारगेट सिर्फ मॉस्को नहीं होगा, सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा, बाकी के इंडस्ट्रियल एरियाज भी होंगे, इंडस्ट्रियल हब्स भी होंगे। तो निश्चित तौर पर रूस उससे पहले ऑफेंसिव ऑपरेशन अपने चलाएगा और वो दिख भी रहा है उनके पिछले कई दिनों के एक्शंस में या फिर अब रिटालिएशन में। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि यूक्रेन नाटो देशों को, अमेरिका को ये बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जो मैंने कुर्स्क में किया वैसे ऑफेंसिव ऑपरेशंस, ऐसे बड़े ऑपरेशंस मैं ये लॉन्ग रेंज मिसाइल आ जाने के बाद बड़े ऑपरेशन चला पाऊंगा और लगातार टारगेट कर पाऊंगा मॉस्को को, जो जैसा लगातार वो दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं नाटो देशों को। बिल्कुल, क्योंकि हकीकत यही है कि रूस के एक और बड़े शहर पर सीधे यूक्रेन ने अटैक को अंजाम दिया है। जानिए किस तरीके से खबर आई है अब नोवोरोसिस्क पोर्ट पर ड्रोन हमले को लेकर, और पोर्ट में ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बनाया गया है। क्रिमिया से नोवोरोसिस्क शिफ्ट किए गए थे जहाज और हमले में कई जहाजों को नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। Флаг не видно, да, ни хрена? वही खबर रूस के बड़े हमले को लेकर भी है, क्योंकि यूक्रेन में विदेशी सैनिकों पर रूस का ये बहुत बड़ा दावा और यूक्रेन में कई देशों से लड़ रहा है रूस। विदेशी सैन्य प्रशिक्षकों को रूस से करारा जवाब। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये बड़ा दावा, यूक्रेनी सैनिकों को विदेशी इंस्ट्रक्टर ट्रेन कर रहे हैं। अब यूक्रेन जंग में कई देश, रूस का दावा। इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, जहां दावा ये कि यूक्रेन में कई देशों से लड़ रहा है रूस और विदेशी सैन्य प्रशिक्षकों को रूस से करारा जवाब। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह दावा है, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं कई देशों के इंस्ट्रक्टर्स और कुछ दिन पहले यूक्रेन को मिले 60,000 ट्रेन सैनिक। आपको बता दें, नागरिक ठिकानों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। पेस्कोव की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। अब इस दावे के बारे में सवाल करने से पहले एक तस्वीर और एक वीडियो आपके सामने रखेंगे, जहां रूसी सैनिकों को टॉर्चर करने का ये दर्दनाक वीडियो सामने आया है। अब कुर्स्क में बंदी रूसी सैनिकों के टॉर्चर का दावा, यूक्रेनी सेना पर टॉर्चर करने के आरोप और सैनिकों को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। रूसी मीडिया आरटी की रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावे किए गए हैं। हालांकि रूसी सैनिकों को टॉर्चर किया जा रहा है, यूक्रेन पर इसको लेकर जो आरोप लग रहे हैं उससे पहले ये तस्वीर और खबर जानिए, जहां सैनिकों को टॉर्चर करने का ये दर्दनाक वीडियो सामने आया है और वीडियो में कुर्स्क में बंदी रूसी सैनिकों के होने का दावा किया जा रहा है। सैनिकों को बांध कर रखा गया है, उल्टा लटका दिया गया है, सैनिकों को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, रूस के खिलाफ ना बोलने पर यातना दी जा रही है। कुर्स्क घुसपैठ में कई रूसी सैनिकों को बंदी बनाने का यूक्रेनी दावा। अब कुर्स्क में यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी खबर है। कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन का 1 महीना पूरा हो रहा है और 1 महीने में 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे को लेकर खबर है। आपको बता दें, कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी फौज और यूक्रेनी सेना के 6000 जवान मारे गए। एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 30 दिन और कुर्स्क में क्या खोया है और क्या पाया है, जहां जानिए खबर इस लिहाज से समझिए कि अब 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा और 300 वर्ग किलोमीटर में यह जंग जारी है। कुर्स्क में ही 35 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन आ गया है। यूक्रेन के कब्जे में 500 रूसी सैनिक, 100 से ज्यादा रूसी बिल्डिंग्स पर कब्जे को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन को जो नुकसान पहुंचा है ये इंफॉर्मेशन भी जान लीजिए, जहां पर 6000 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है, 73 टैंक और 94 इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल्स को भी
नुकसान पहुंचाया जा चुका है। लेकिन अब कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर विस्फोटक दावा, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में बारूदी विस्फोट का प्लान था और कुर्स्क में गिरफ्तार यूक्रेनी सैनिकों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन ने यह प्लान बनाया था। तो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर चलाए गए ऑपरेशन के बाद अब एक और बड़ा दावा, और यह विस्फोटक दावा है क्या? कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के प्लान में नेटो भी शामिल था और नेटो के साथ यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का यह प्लान बनाया था। यूक्रेनी कमांडर ओलेक्जेंडर सुर्स्की ने नेटो के साथ यह प्लान बनाया था और प्लांट में विस्फोटक लगाने के लिए कुछ सैनिकों को यहां पर भेजा गया था। आपको बता दें, कुर्स्क में गिरफ्तार यूक्रेनी सैनिकों के हवाले से रूस ये दावा कर रहा है और न्यूक्लियर प्लांट पर काफी दूर से ब्लास्ट का यह प्लान था और विस्फोट के जरिए प्लांट को क्षतिग्रस्त करने का यह प्लान बताया जा रहा है। हालांकि अब आपको बता दें, रूस ने फैब बॉम्ब से बड़े हमले को अंजाम दिया है। खबर आ रही है यूक्रेन के मैकेनिकल प्लांट को तबाह करने को लेकर। यिम्पुल्स्की में स्टोरेज फैसिलिटी को नष्ट किया गया। यूक्रेनी सेना के बेस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार। शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है। भारत, चीन, ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं। ये एक बड़ा बयान पुतिन का, जहां यूक्रेन से बातचीत के लिए पुतिन तैयार बताए जा रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जहां जानिए कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार है और शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है। खबर ये, भारत, चीन, ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं। और इस वक्त एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां सिंगापुर के शीर्ष कारोबारियों से पीएम की बातचीत को लेकर खबर है। सीईओज के साथ हो रही ये बातचीत सुनिए। उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर हमने काफी रिफॉर्म की है। इस बजट में भी हमने स्टार्टअप को काफी रिलैक्सेशन दिए हैं। भारत में टियर 2, टियर 3 सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहां जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले। हम कोई एक छोटा सा टुकड़ा, एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है तो हो रहा है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है।